एवरीवन। जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं उसका ये तीसरा वीडियो है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग को कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी करना है। तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आज हम एक एनर्जी कवर करेंगे एंड दैट इज़ कोल। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या होता है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है और मोस्टली नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल और गैस। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को हम कन्वेंशनल में भी पढ़ सकते हैं या फिर नॉन कन्वेंशनल में भी पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया है, तो उसकी वजह से हम स्पेंट फ्यूल को रीयूज़ कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे रिएक्टर आ गए हैं जिसमें कि जितना फ्यूल हम इंजेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा फ्यूल हमें मिलता है, जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो इंडिया का कालपक्कम तमिलनाडु में बिठाया गया है। तो इसलिए इसको हम रिन्यूएबल जैसा मानेंगे और नॉन कन्वेंशनल में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कोल को देखते हैं। कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, इनफ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और मेनली हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, इसमें वोलाटाइल मैटर है, कुछ मॉइस्चर कंटेंट भी होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन काफ़ी बेसिक है। जो ऑर्गेनिक मैटर ट्रीज़ वगैरह ज़मीन ग्राउंड के अंदर दब गए थे पास्ट में, वही आज हमको कोयले के रूप में मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है इस ऑर्गेनिक मैटर का, वो अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लूज़ कर देता है, और तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से लूज़ हो जाता है हाइड्रोकार्बन से, तो कार्बन बच जाता है, तो वही हमको कोयला के रूप में मिलता है। कैपेसिटी ऑफ कोल टू गिव हीट एंड एनर्जी डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट। तो कार्बन जितना ज़्यादा होगा कोल का कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा हीट या एनर्जी देने का। ठीक है, और कार्बन किस पे डिपेंड करता है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन डिपेंड करता है ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड प्रेशर। कितने ड्यूरेशन के लिए और कितने इंटेंसिटी से हीट और प्रेशर लगा है व्हाइल इट वाज बरीड इनसाइड द ग्राउंड, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेराइटीज़ ऑफ कोल देखते हैं हम लोग। 4 वेराइटी ऑफ कोल होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो कार्बन कंटेंट कितना है उस हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, 80 to 95% कार्बन। और ये मोस्टली जम्मू कश्मीर में, मोस्टली क्या ओनली जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। बिटुमिनस सेकंड है, एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस सबसे अच्छा कोल होता है। इंडिया में मोस्टली यही पाया जाता है और यही यूज़ भी होता है। ये मोस्टली झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलता है। लिग्नाइट, ब्राउन कोल भी बोलते हैं इसको, पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मोस्टली 90% रिजर्व जो है तमिलनाडु में ही है, कोची, नेवेली वगैरह में। हालांकि थोड़ा बहुत पलना, राजस्थान में भी मिलता है। पीट सबसे इन्फीरियर क्वालिटी का कोल है। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू कोल, यानी कि जब वुड बरी हुआ था इनसाइड ग्राउंड, तो ये लगभग फर्स्ट स्टेज में ही है अभी, ये भी पूरी तरह से कोल बना नहीं, तो वो पीट होता है सबसे इन्फीरियर क्वालिटी। हम लोग देखते हैं ऑकरेंस। तो भारत में 2 तरह का कोल है, एक है गोंडवाना कोल, एक टर्शियरी कोल। गोंडवाना और टर्शियरी क्या है, जूलॉजिकल टाइम स्केल है। जूलॉजिकल टाइम स्केल जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो बस ध्यान रखना है कि 2 तरह का कोल होता है। गोंडवाना ओल्डेस्ट है और ये न्यूएस्ट है। ठीक, तो मेजोरिटी कोल जो इंडिया में पाया जाता है वो गोंडवाना ही होता है। ठीक है, लगभग 98% ऑफ ऑल रिजर्व्स गोंडवाना कोल है और 99% ऑफ ऑल प्रोडक्शन वो भी गोंडवाना कोल है। तो मेजर बेसिन्स कहाँ है, दामोदर, महानदी, गोदावरी, वारधा रिवर बेसिन, ये सब जगह मोस्टली गोंडवाना कोल मिलता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, कि एंथ्रासाइट वैरायटी नहीं मिलता है इसमें जनरली। ठीक है, और इसका कार्बन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अप टू 60% होता है। ऑलमोस्ट मॉइस्चर फ्री, लेकिन सल्फ़र फास्फोरस पाया जाता है इस कोल में, तो पोल्यूटिंग है ये काफ़ी हद तक। उसी तरह टर्शियरी कोल, तो ये यंगर है गोंडवाना कोल से, इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है क्योंकि ये
मोस्ट रीसेंट कोल है। टर्शियरी पीरियड हमारा जो है सबसे रीसेंट पीरियड माना जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तो इसलिए। तो लो कार्बन है, हाई मॉइस्चर एंड सल्फर है, ये मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह में थोड़ा बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है। रिजर्व्स में देखिए 320 बिलियन टन्स एज पर करेंट एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इन सब इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो किया गया है, लगभग 320 बिलियन टन्स, याद रखना है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है, नया फील्ड मिलता है, नया एक्सप्लोरेशन होता है, बट फॉर टाइम बिंग 320 बिलियन टन्स हमारा कोल रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद झारखंड में लार्जेस्ट हमारा कोल रिजर्व सबसे बड़ा है झारखंड, और उसके बाद लगभग 80% कोल जो है इन्हीं 4 स्टेट्स में पाया जाता है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। ठीक है, प्रोडक्शन में पहला कोल माइन हमारा रानीगंज में था जो 1774 में ऑपरेट हुआ था, लेकिन रियल ऑपरेशन से स्टार्ट हुआ इसी रानीगंज में 1814 में। नेशनलाइजेशन हुआ कोल सेक्टर का 1973-74 में। नेशनलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया पूरी तरह से। ठीक है, इंडिया इज़ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो कोल के मामले में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सेकेंड लार्जेस्ट होने वाला था, बट इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल में हम लोग देखेंगे कि कोल का जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ ईस्ट पार्ट, नॉट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो मतलब वही हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वाला जो रीजन है। ठीक है, तो मोर देन 40% कोल कम्स फ्रॉम जस्ट 2 स्टेट्स, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन्हीं दोनों में को मिलाकर 40% कोल का प्रोडक्शन हो जाता है इंडिया का। ये चारों वेराइटी है कोल का जो ऑलरेडी हम लोग पहले टेबल में देख लिए थे कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद जेपीएससी से रिलेटेड ये चल रहा है, तो झारखंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी ज़रूरी है। लार्जेस्ट रिजर्व है, प्रोड्यूसेस मोर देन 20%, यानी 1/5 से ज़्यादा झारखंड प्रोड्यूस करता है। छत्तीसगढ़ अभी हाल में नंबर 1 प्रोड्यूसर निकल कर आया है। मोस्ट ऑफ द कोल इज़ लोकेटेड इन ए नैरो बेल्ट रनिंग ईस्ट वेस्ट अलॉन्ग 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये दामोदर रिवर वैली बेसिन वाला एरिया है। 21 प्रोमिनेंट कोल फील्ड्स है हमारे यहाँ, 8 दुमका, 7 इन हजारीबाग, 3 ईच इन पलामू एंड बोकारो। इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स जो है उसका नाम ज़रूर याद रखेंगे, 2-4 एग्जाम्पल लिखने से आंसर अच्छा होता है। तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़, औरंगा, ये सब याद रखेंगे। ये पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट कोल माइंस है उसका नाम है, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे देखिए झिलमिल माइन और हमारा जो झरिया माइन है, यहाँ देश में सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल यहीं मिलता है। ठीक है ना, नॉट एंथ्रासाइट जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है उसके अलावा। ठीक है, तो ये झिलमिल, झरिया, ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। उसी तरह एक नामचिक नामरूप है अरुणाचल प्रदेश में, ये भी इम्पोर्टेंट कोल माइन है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या क्या है कोल माइनिंग का इंडिया में। ठीक है, तो चूँकि मेन से रिलेटेड ये सीरीज़ है तो इसमें ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, क्या क्या सरकार का इनिशिएटिव्स लिया गया है वो सब जानना है। तो हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसा कि हम लोग देखें कि मोस्टली जो है कोल वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो में कंसंट्रेटेड है, लेकिन इंडस्ट्रीज तो ऑल ओवर इंडिया है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी इशू आता है। उसी तरह हम लोग देखें कि अच्छे क्वालिटी का कोल इंडिया में नहीं पाया जाता है मोस्टली गोंडवाना कोल है जिसमें कि अप टू 60% ही कार्बन कंटेंट होता है। हम लोग अभी भी ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग देश से अच्छा क्वालिटी का कोल इंपोर्ट करते हैं, और अच्छा क्वालिटी का कोल मोस्टली जो है स्टील इंडस्ट्री के लिए इंपोर्ट किया जाता है, वो कोकिंग ग्रेड कोल होता है। ठीक है, तो हमारा एस कंटेंट ज़्यादा है हमारा कोल में। प्रोडक्टिविटी कम है क्योंकि मोस्टली अंडरग्राउंड माइंस है हमारे यहाँ। उसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑब्वियस सा चीज़ है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होता है, हजार्ड्स एंड एक्सीडेंट्स, माइंस वगैरह में अक्सर एक्सीडेंट्स का खबर सुनने के लिए मिलता है। माइन का जो अंडरग्राउंड माइन का कभी रूफ कोलैप्स कर गया, या कभी माइंस में पानी भर गया, या कभी गैस का लीकेज हो गया,
अंडरग्राउंड जब माइनिंग होता है तो ज़मीन के अंदर से कई बार हार्मफुल गैसेस भी निकल जाता है जो कि सफोकेट कर सकता है वर्कर्स को। उसी तरह टेक्नोलॉजी का भी इशू है, ये तो हर फील्ड में है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल इशूज़। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम आता है कंपनीज़ को। हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगा तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कॉस्ट ज़्यादा आता है। उसी तरह मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज फॉर डिकेड्स, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज मतलब जैसा कि हम लोग देखें कि 70s में हमारा कोल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया था, तो कंपनीज़ इन्वॉल्व नहीं है, प्राइवेट कंपनीज़ कोल सेक्टर में, तो FDI नहीं आता है और ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी नहीं आता है नया, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। हालांकि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ठीक है, और इन चीज़ों को अभी हाल में एक बिल पास हुआ है, उसमें इन चीज़ों को सही किया गया है, उसको अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है कोल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। उत्तम ऐप एक लाया गया था 2 साल पहले। उत्तम स्टैंड्स फॉर अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल, यानी कि कोल जो माइन कर रहे हैं उसका क्वालिटी को अस्योर करने के लिए एक थर्ड पार्टी असेसमेंट का प्रोविज़न है। एक शक्ति स्कीम आया था, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, मतलब ये एक स्कीम था जिसमें कि पॉलिसी फॉर एलोकेशन ऑफ फ्यूचर कोल लिंकेजेस इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर फॉर पावर सेक्टर कंज्यूमर्स, पावर सेक्टर कंज्यूमर्स को ट्रांसपेरेंट मैनर में कोल ब्लॉक्स दिया जा सके, उसके लिए ये स्कीम था। तो देखिए स्कीम का ये नाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर नाम है ताकि ये शक्ति स्कीम एक अच्छा नाम बन सके, आजकल ऐसे ही होता है। वेब पोर्टल ऑन कोल लोकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, यानी छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक वेब पोर्टल बनाया गया है कोल लोकेट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए। देखिए इसी लॉ की बात कर रहे थे पहले, ये इस लॉ के तहत मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है हाल ही में, उसमें क्या है ना कि अब कंपनीज़ भी, वैसे कंपनीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोल ब्लॉक के ऑक्शन में जो कंपनी को पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, या एक्सपीरियंस है भी तो कोल माइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी दूसरे मिनरल के माइनिंग का एक्सपीरियंस है, या फिर वो अपने देश में उनको एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फॉरेन कंट्री में उनको माइनिंग का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे सभी कंपनी को अब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। इसके अलावा ओपन अप कोल सेक्टर फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, जैसे अभी हम लोग प्रॉब्लम्स में देखे कोल सेक्टर के प्रॉब्लम में कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, मतलब मोनोपोली था गवर्नमेंट का कोल सेक्टर पे, तो उसको ओपन अप कर दिया गया है, तो अब FDI भी बढ़ेगा। उसी तरह कंपनीज विच आर नॉट इंगेज्ड इन स्पेसिफाइड इंड्यूज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन, ये क्लॉज हुआ करता था कि इंड्यूज स्पेसिफाई करना पड़ता था कंपनीज को, उसको भी रिलैक्स कर दिया गया है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्लियरेंसेज, इन्वायरमेंट क्लियरेंस या तरह तरह का जो क्लियरेंस होता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको सिंप्लीफाई किया गया। तो ये सब 4-5 पॉइंट है जो जानना चाहिए कि कोल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया गया है हाल फिलहाल में। तो कोल सेक्टर से रिलेटेड ये सारा इन्फॉर्मेशन था जो आपको मेंस में काम आएगा। तो आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू।